जी हाँ, अभी तो इन्हें ये महानगरी भी दिखानी है। रतनलाल जी अतिशय विनम्र हो उठे। बोले, आप अगर इसे अन्यथा न लें तो कल मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस पहुंचा दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप जानते हैं ये माया नगरी है। रतनलाल जी की गाड़ी आ जाने के कारण सचमुच बड़ी सुविधा हो गई। सुविधा मुझे भी हुई और मीनल को भी, और संभवतः सबसे अधिक सुविधा हुई शोभन को। 3 दिन के लिए उन्होंने मीनल से मोहलत ली थी, लेकिन 2 दिन बाद ही ये समूचा दिन हमें मीनल के साथ ही साथ मिल गया। सारे दिन हम लोग उत्साह में भरे जाने कहां से कहां घूमने गए, और फिर शाम को रतनलाल जी के लाख कहने के बावजूद हम लोग मीनल के छोटे से 1.5 कमरे वाले फ्लैट में आ गए। शोभन ने खाने का इंतजाम मीनल को नहीं करने दिया। बोले, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है मीनल, और फिर मैं लड़कियों को जानता हूँ, खाने का थोड़ा सा इंतजाम करने लगेंगी तो दुनिया भर का झंझट मोल ले लेंगी। कुंतल भी मानेगी नहीं, और तबीयत तुम दोनों की ठीक नहीं है, इसलिए चलो खाना बाहर ही खाएंगे। जगमगाती हुई सड़कों को पार करते हुए हम जिस रेस्तरां में पहुंचे उसे बाहर और अंदर से खूब सजाया गया था। पहले हम समझ न सके कि ये अतिरिक्त सजावट कैसी है। रेस्तरां के अंदर चमकीले रंगीन कागज की कितनी ही लतरें लटका रखी गई थीं, और उनमें रंगीन गुब्बारे गुथे हुए थे। हल्के संगीत और धुंधली रोशनी में शोभन ने देखा, बर्फ जैसे उजले अक्षरों में रेस्तरां की पिछली दीवार पर लिखा था, हैप्पी क्रिसमस। ओहो मीनल, मैं तो एकदम भूल गया, आज 24 तारीख है ना, कल से तो तुम्हारी छुट्टी होगी। शोभन ने उत्साह से ललक कर कहा। मीनल ने जैसे अनजान बनकर कहा, हाँ है तो। फिर क्या, हमारी भी छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी। सहसा मुझे भी याद आ गया, अरे हाँ शोभन, कल तो तुम्हारी बर्थडे है। सच, मीनल के चेहरे से उत्साह छलक पड़ा। खाना खाते खाते हम तीनों ने बैठकर योजना बनाई कि कल शोभन का बर्थडे हम कुछ खास तरीके से मनाएंगे। ये तय हुआ कि कल सुबह ही ट्रेन ले ली जाए भुवनेश्वर और पुरी जाने के लिए। पुरी में बर्थडे मनाई जाएगी, और ये बर्थडे कई वर्षों के लिए अद्वितीय होगी। कठिनाई से ही ट्रेन का टिकट मिल पाया। यात्रियों और विशेषकर तीर्थ यात्रियों के कारण ट्रेन में जगह मिलना असंभव ही होता अगर भारत पब्लिशर के एक एजेंट की सहायता न मिली होती। टिकट पर दृष्टि डाली तो पता लगा कि हावड़ा से पुरी 300 मील से भी अधिक है। ये अंतर भी उतना मालूम न होता, लेकिन इस गाड़ी में इतनी भीड़ थी जिससे अनुमान होता था कि ब्लैक होल की घटना कलकत्ते में न घटकर निश्चित ही पुरी एक्सप्रेस पर घटी होगी। सौभाग्य से उस दिन चांदनी रात थी, और बंगाल के नारियल कुंजों और पोखरों वाले गांवों के बीच से हमारी ट्रेन चली जा रही थी। कलकत्ते से पुरी के रास्ते में ट्रेन कई छोटी नदियों के पुलों को और छोटे बड़े पोखरों को पार करती चलती है। सुबह 8 बजते बजते गाड़ी ने हम लोगों को उड़ीसा के कुछ आधुनिक, कुछ आदिम और कुछ धार्मिक कस्बे में पहुंचा दिया। पुरी का स्टेशन तो स्टेशन लगता ही नहीं, वो तो एक टीन से छाए हुए बरामदे की तरह है। उसी में गाड़ी रुकती है, और स्टेशन से बाहर निकलते ही बग्घी वालों और पंडों की इतनी बड़ी भीड़ यात्रियों को घेर लेती है कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। शोभन ने कस्में खा खा कर उन्हें बताया कि वे घनघोर नास्तिक हैं, वे यहाँ केवल समुद्र देखने आए हैं। लेकिन पंडों को विश्वास नहीं हुआ। उनको ये लगा कि ये अवश्य कोई पहुंचे हुए भक्त लोग हैं जो अपना नाम धाम तक भी बताना नहीं चाहती। पुरी की उस नगरी में पहुंचने पर सबसे पहले
वे छोटी छोटी दुकानें आकर्षित करती हैं, जिनमें सीपी, शंख, सींग के बने सामान, उड़ीसा की बनी लाख की चूड़ियां, रंग बिरंगी मालाएं और बहुत सी अन्य आकर्षक वस्तुएं बिकती हैं। शोभन को बहुत शौक है टूटी फूटी मूर्तियों और दुकान भर की बेढंगी चीजों को इकट्ठा कर अपने ड्राइंग रूम और स्टडी रूम को अजायब घर बनाने का। लेकिन इस बार मैंने उनसे बाजी मार ली। सीपियों, शंख, घोंघे, बेंत और नारियल के सामान और उड़ीसा की बनी कितनी ही नायाब चीजें मैं चुनती रही और 3 दिन में ही उन चीजों के कारण हमारा असबाब दुगना हो गया। पुरी का सबसे अद्भुत आकर्षण वहां का समुद्र तट है। मीलों तक स्वच्छ श्वेत बालू का विस्तार, उसके किनारे झाऊ के बड़े बड़े पेड़, जिनको अंग्रेजी में मेरीटाइम पाइन कहते हैं और जिनका अनुवाद हम लोगों ने वहां जल देवदारू किया था, आंखों को बहुत मोहक लगते हैं। उनसे जब समुद्री छकोरे गुजरते थे तो एक अद्भुत संगीत सुनाई पड़ता था। प्रतिदिन समुद्र में जी भर स्नान करने के बाद हम इन्हीं जल देवदारुओं के कुंजों में आकर केश सुखाते और विश्राम करते थे। कितना अच्छा लगता था वो समुद्री स्नान। जब लहर आती हम लोगों को बिल्कुल डुबो देती। उस समय मैं और मीनल अपने शरीर को जल प्रवाह में छोड़ देती, पर लहर दोनों को किनारे पर फेंक जाया करती थी। कभी कभी हम दोनों ये चाहते थे कि समुद्र में और गहरे उतर कर देखें। उस समय लहरों का एकदम हमें किनारे पर फेंक देना बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता था। एक दिन मीनल ने सुझाव दिया कि एक बड़ी नाव करके लहरों में झूलते हुए समुद्र में खूब दूर तक अंदर जाएं। बड़ी मुश्किल से 10 रुपए में नाव तय हुई। उस नाव पर हम तीनों के साथ एक एक की रक्षा के लिए 3-3 मल्लाह भी चले, यानी नाव पर 9 मल्लाह और 3 हम लोग, 12 आदमी थे। लहरों के ऊपर झूले की तरह 20-20 फुट ऊपर जाना और नीचे आना एक ऐसा अनुभव था जिसे हम आजीवन भुला नहीं सकते। किनारों की ऊंची ऊंची लहरों से लड़कर नाव जब बीच समुद्र में चली आई तो लहरों का वेग कम हो गया था। अथाह नीलिमा और जल का विस्तार देख हम लोग न जाने किस ध्यान में खो गए। इतने में नाव के सबसे बूढ़े मल्लाह ने पूछा, बाबूजी, आपने देखा हमारा समुंदर? ऐसा कहते समय उसकी धुंधली आंखों में चमक आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे ये सारा समुद्र उसका निजी साम्राज्य है, जिसे वो अभिमान सहित हम परदेशियों को दिखा रहा था। उसके काले और मेहनती व्यक्तित्व को देखकर मुझे अकस्मात याद हो आया कि इन्हीं के पूर्वज कलिंग के वे योद्धा रहे होंगे जिन्होंने महाराज अशोक की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, और मध्यकाल में इन्हीं के पूर्वज बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर इस विराट समुद्र की लहरों पर सवार होकर जावा, बाली, सुमात्रा और चीन तक जाते रहे होंगे। कौन जाने प्रसाद की आकाशदीप कहानी का दस्यु बुद्धगुप्त कोई कलिंग युवक ही रहा हो। पुरी में पूर्णिमा के दिन विशेष श्रृंगार था और हम लोग उस दिन जगन्नाथ मंदिर देखने गए। उस दिन वहां सिंदूर और अगस्त के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया था। मंदिर में चढ़ाया गया सिंदूर उठाकर पहले शोभन ने मुझे और फिर मीनल के माथे पर लगा दिया। मीनल के माथे पर इनका सिंदूर सूरज स्थापित करना मुझे चौंका गया और कुछ चक्कर सा महसूस होने लगा। फिर उसी बेकार की उगी लतर का ध्यान आ गया।
मुझे चक्कर आने पर उस आरती की अपार भीड़ में से शोभन बाहर से आए। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर वे बड़ी देर तक मेरा सिर और पीठ सहलाते रहे। फिर धीरे धीरे होटल के कमरे में ले चले। जल्दी ही खाना मंगवाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन बहुत सवेरे हम लोग एक छोटी सी मोटर बस पर कोणार्क गए। कितना सुहावना था वो रास्ता। दोनों ओर नारियल, फरद, सेमल, केवड़ा और झाऊ के हरे भरे कुंज, बीच बीच में साफ सुथरे लिपे पुते उड़िया गांव, जिन पर चूने से जालीदार अल्पनाएं बनी थीं। कोणार्क का मंदिर भारतवर्ष में अपने ढंग का अकेला मंदिर है। सूर्य का मंदिर, जिस पर इतनी महीन शिल्पकला हो, कहीं नहीं मिलता। कोणार्क का मंदिर एक विराटता का प्रभाव छोड़ जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोपहर हो आई थी और मैं काफी थक गई थी। सोचा समुद्र में स्नान कर लिया जाए तो थकान मिट जाएगी। कोणार्क के मंदिर पर खड़े होने से ऐसा सुन पड़ा कि समुद्री लहरें पास ही कहीं लहरा रही हैं। शोभन वहीं एक पेड़ के नीचे चाय की दुकान पर आराम से बैठ गए। मुझे और मीनल को उत्साहित किया कि हम जाकर नहा आएं। कुछ दूर हम लोग आगे बढ़ते चले गए, पर समुद्र का नामो निशान नहीं दिखा। मुड़ कर देखा, शोभन अपनी हरकत पर हंस रही थी। वास्तव में वो समुद्री हवा थी जो जल देवदारुओं में लहरा रही थी। उसी को उन्होंने समुद्री लहर बताकर हम दोनों को मूर्ख बनाया था और अपनी सफलता पर बेहद खुश थे। सूरज डूबने से पहले पहले हम लोग वापस पुरी आ गए थे। एक अद्भुत अनुभव था पूर्णिमा की रात को समुद्र का विक्षुब्ध ज्वार देखने का। चारों तरफ सब कुछ धुंधला था। चटख चांदनी थी जिसमें रेत चांदी की ढेर लग रही थी, लेकिन रेत की चमक, पानी की चमक और चांदनी की चमक ने एक चकाचौंध सी उत्पन्न कर रखी थी, जिससे सारा दृश्य थोड़ा थोड़ा धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। कभी कभी लहरों में लगता था कि लाखों चांदी की मछलियां कुलेल करती हुई चली आ रही हैं। वास्तव में वे मछलियां नहीं थीं, केवल चांदनी की छाया थी। अपनी हिमालय यात्रा से मुझे समुद्र यात्रा ज्यादा अच्छी लगी। हिमालय में एक शांति और शीतलता मिलती है, लेकिन समुद्र का सौंदर्य कहीं ज्यादा सजीव और हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन से बहुत ज्यादा मेल खाता है। बड़ी रात तक बिखरी चांदनी के अद्भुत सौंदर्यपूर्ण वातावरण में हम गुमसुम पास पास बैठे रहे थे। मेरी तबीयत रात में बैठे बैठे खराब न हो जाए, इस भय से न चाहते हुए भी हम तीनों उठकर होटल वापस आ गए। लौटकर जबरदस्ती आ तो गए, पर कमरे में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बार बार बेचैनी से बाहर फैले समुद्र पर चांदनी को फैले देखते तो जी मचल उठता कि भागकर वहीं चले जाएं। इन्हें देखने से लग रहा था कि बड़े बेचैन हैं। सारे दिन आवश्यकता से अधिक ही घूम लिया था। जैसा जी था उसे देखते हुए उतना घूमना हानिकारक ही था। घूमने से थकावट इतनी अधिक हो गई थी कि एक क्षण भी खड़े रहना संभव नहीं लगा। थक गई हो? शोभन ने अनमनेपन से कहा और खिड़की से बाहर जाने क्या देखते रहे। थकावट के कारण जैसे बेहोशी भरी नींद मेरी आंखों पर छा गई। नींद के ऐसे कितने क्षण बीते होंगे मैं नहीं कह सकती। तंद्रा में मैंने सुना कोई बातें कर रहे थे। नींद में ही चेतना पर
थोड़ा जोर दिया तो पता लगा कि स्वर शोभन और मीनल के थे। शब्द ठीक ठीक सुने नहीं जा पाए। नींद ने चेतना को फिर दबोच लिया। ठीक उसी तरह फिर नींद हल्की सी टूटी। इस बार आंखें भी मैंने थोड़ी सी खोली। देखा शोभन और मीनल ठीक उसी तरह बैठे हुए बातें किए जा रही हैं। उनका इस तरह बातें करना बहुत सुखद नहीं लगा, लेकिन नींद ने अगले ही क्षण मुझे फिर दबोच लिया। थकावट भरी नींद का अंतराल कितना लंबा था ये नहीं कह सकती। आंख खुली तो एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई कि वो सत्य था या स्वप्न। मीनल और शोभन ही थे, पर सहज स्थिति में नहीं थी। नील कमरे का दृश्य एक बार फिर स्मृति में घूम गया। मीनल शोभन की गोद में थी। कपड़े उसके अधिकतर अस्त व्यस्त थे। शोभन उत्तेजना से तृप्त लगातार उसे चूम रहे थे और उनके हाथ उसके अनावृत वक्ष से खेल रहे थे। उन क्षणों में उन दोनों को सिवा अपने संभवतः किसी और का कोई भी ध्यान नहीं था। मेरे मस्तिष्क में एक भयंकर तूफान उठा। लगा जैसे मेरा माथा फट जाएगा। शिराओं में जैसे गहरी आग भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे वो दृश्य नहीं, समूची परिस्थिति असह्य हो उठी थी। मैं तड़प कर उठी। आहट से वे दोनों चौंके। क्षण भर में उन्होंने अपने आप को समेटा और अचकचा कर एक दूसरे से अलग हो गए। मैं उन्हें देखने को रुकी नहीं, बिस्तर से नीचे आई और दरवाजे की ओर बढ़ी। शोभन क्षण भर में ही परिस्थिति को भाप गए। झपट कर भी आए, मुझे दरवाजे से अलग हटाया और फिर सिटकनी लगा दी। क्षमा याचना के वैसे शब्द बहुत कम ही सुने जाते हैं। अत्यंत कातर होकर उन्होंने मुझे दबोच लिया। बड़ी कठिनाई के साथ वे मुझे बिस्तर तक लौटा कर लाए। मेरा मन एक क्षण को भी इन दोनों के साथ ठहरने का नहीं हो रहा था। मेरा तन मन इस कल्पना से सिहर जाता था कि शोभन को कोई मुझसे छीनने ले रहा है। मेरी नींव ही हिल जाएगी। नहीं चाहिए, और मैं जोर से कह उठती, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शोभन, तुम तो कहीं और डूब रहे हो। मुझे क्यों इतनी बुरी तरह बांधा था? फिर अपने प्रेम बिना मार डालोगे? समझ में नहीं आता। ऐसा लगता कि पागल हो जाऊंगी। बहुत प्यार से अपने बाहुपाश में कसकर बहुत समझाया शोभन ने। कुंतल, मैं केवल तुम्हारा हूँ कुंतल, केवल तुम्हारा। तुम मेरे जीवन श्वासों की तरह अंदर जाती हो। मुझ में प्राण शक्ति तुम ही हो। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम तो जानती हो मीनल अपने जीजा जी के प्रेम में इतनी बुरी तरह उलझ गई है कि उसे समझाना है, उस उलझन से वो बाहर आए, नया जीवन आरंभ करे। फिर उसके लिए लड़का भी ढूंढ रहे हैं। तुम कैसी पागलों सी बातें सोच सोच कर अपना और मेरा मन दुखा रही हो। सो जाओ कुंतल, सो जाओ। देखो मुझे भी नींद आ रही है। किसी तरह सवेरा हुआ। मन और तन रात की घटना से बहुत भारी थे। न चाहते हुए भी सामान समेट कर बांधा। आज पूरी नगरी से विदा लेनी थी। सामान लदवा कर स्टेशन आ गए और टिकट खरीद कर डब्बे में बैठ गए। जोगिया रंग की साड़ी और गले में मूंगे की तरह मोतियों की माला पहनी हुई थी। सब घूर घूर कर हम दोनों को देख रहे थे। एक साधु बाबा मिल गए। बड़ी पहुंची हुई जोगन समझकर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया जीवन में सफल होने के लिए। गाड़ी पर बैठ सीधे बोलपुर स्टेशन पर सवेरे पहुंचकर ही उतरे।
टैक्सी की और शांति निकेतन पहुंच गए। वहां हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने बड़ी आवभगत की हम दोनों की और ठहरने को बड़ा सा कमरा दिया। सामान आदि खोलकर हम लोग व्यवस्थित होने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मन उखड़ चुका था। मेरे और शोभन के बीच मीनल खटक रही थी। मेरे और इनके बीच मीनल का दीवार बन खड़ी होना अच्छा नहीं लग रहा था। नहा धोकर नाश्ता कर लेने के बाद शोभन हम दोनों को शांति निकेतन दिखलाने निकल पड़ी। पहले टैगोर की लाइब्रेरी, बिस्तर तथा अन्य अध्ययन कक्ष आदि दिखलाए। उसके बाद वो सब जगह दिखलाने ले गए जहां बैठकर कविगुरु कविताएं रचते थे। श्यामली कुटी, फिर लता कुंज दिखाया। अंत में स्कूल की ओर जहां शिक्षा दी जाती, वहां पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती। संपूर्ण वातावरण में उस महान आत्मा की छाया दिखती। बहुत कुछ लकीर पीटने जैसा लगता। चारों ओर फरत ही फरत के पेड़ फूलों से लदे थे। सोने के रंग के फरत के फूलों के पेड़ मैंने जीवन में पहली बार देखे। सूर्यास्त के समय लगता जैसे चारों ओर आग लग गई हो। प्रकृति द्वारा शिक्षा देने का ढंग और सारा वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। बहुत अच्छा लगा। मौसम भी न बहुत गर्मी न सर्दी का था। बहुत ही सुहावना लग रहा था। लौटकर खाना खाकर सो गए। रात के सफर की थकान भी थी। आज सवेरे से ही जी अच्छा नहीं है। मतली आ रही है। चक्कर, कुछ खाने का मन नहीं करता। जबरदस्ती खा लेने पर उलट जाता है। शोभन और मीनल मेरी ऐसी हालत देखकर थोड़ा चिंतित हो गए। मीनल शोभन को समझा देती है कि उसने अपनी भाभियों को भी ऐसी हालत में देखा है। कुंतल ठीक हो जाएगी, उसे सो जाने दें। उठेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं अनमनी हो आंखें बंद कर लेती हूँ और वे दोनों बातें करते हैं। बीच बीच में उसी मनहूस बढ़ती हुई लतर की याद आती। कभी मुझे लिखे शोभन के पत्र के अंशों की रक्त कमल के बिना मेरा क्या होगा। मैं पोड़कर टूट जाऊंगा। फिर गहरी नींद आ जाती है। नींद टूटने पर भी उन्हें और मीनल को जुड़े जुड़े बातें करते पाती हूँ। मन ही मन खींच जाती हूँ। समझ में नहीं आता कितनी बातें हैं जो इतनी देर से कर रहे हैं, खत्म ही नहीं होती। लगता है बातों का ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होगा। इन बातों ही बातों के जाल में फंसकर मेरा दम न घुट जाए। नहीं नहीं, मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा, उसे कौन देखेगा। न जाने कैसी कैसी अपशक्नों से मेरा मन घबरा उठता है और मैं भी उठ जाती हूँ। कहती कुछ नहीं, अंदर ही अंदर तूफान हिलोरे लेता रहता है। नहा धो कपड़े बदलकर अपने को स्वस्थ दिखाने का ढोंग सा करती हूँ। 3 दिन बीत गए। बीच बीच में न जाने कितने अपशकुनों से मन भर जाता और मुंह में खारा स्वाद छोड़ जाता रहा। शोभन और मीनल की छुट्टियां परसों खत्म हो जाएंगी, इसलिए कल शांति निकेतन से चल देना चाहिए, ये निश्चित हो गया था। और मैं तो जल्द से जल्द शोभन को लेकर मीनल से दूर चली जाना चाहती थी। कल चल देना था तो सोचा आज खूब घूमा जाएगा और बहुत देर तक बैठकर रात को गप लगाएंगे, क्योंकि कल मीनल विदा लेकर कलकत्ते चली जाएगी और शोभन और मैं इलाहाबाद। सवेरे उठकर हम लोग फिर शांति निकेतन घूमने गए। विशेषकर रंग नृत्य गान विभाग में गए।
रविंद्र संगीत और छोटी छोटी सजी लड़कियों का नृत्य हम लोग पूरे 3 घंटे देख कर लौटे। मन एक रिद्म में रविंद्र संगीत और नृत्य देखकर प्रसन्न हो गया। फिर वहां से हम मूर्तिकला और पेंटिंग विभाग की ओर निकल गए। इस विभाग के अध्यक्ष विश्वविख्यात और वृद्ध थे। बहुत स्नेह और अभिमान में भरकर एक एक मूर्ति दिखाते रहे। शोभन तो एकदम उस विभाग में खो से गए। शाम को फिर घूमने आएंगे सोचकर चले आए। दोपहर का खाना खाकर आराम किया और शाम को फिर घूमने निकल पड़े। लता कुंज कविता कुंजू से निकलते हुए पलाश वन की ओर चल दिए और शांति निकेतन के पीछे की ओर नदी के पास आ गए और इसी नदी के कगार पर गुमसुम बैठे सूर्यास्त देखने में डूबे रहे। जब एकदम अंधेरा हो गया, चांद और सितारे चमकने लगे तो भारी मन हम तीनों लौट रहे थे। शायद कल की गाड़ी से हम लोग अलग हो जाएंगे, तीनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये और मीनल दोनों अवसाद में चुप थे। फिर ये दोनों गुमसुम तो मैं भी एकदम खामोश। रात बहुत सहज नहीं थी। मौसम इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी नींद में भयानक बेचैनी भरी थी। ऐसा लगता था जैसे बिस्तर पर कहीं कुछ चुभ रहा हो या हवा में इतनी अधिक घुटन हो कि सांस रुक रही हो। नींद का एक एक पल बेचैनी से भरा हुआ था। यहाँ तक कि वो नींद थी या अचेतनता ये कहा नहीं जा सकता। ठीक ठीक ये भी नहीं कह सकती कि मैंने दुःस्वप्न ही देखे होंगे। हाँ, जो अनुभूति थी वो कम संतरासजनक नहीं थी। जाने किन टूटे और बिखरे हुए अनुभवों में भटकती हुई मेरी चेतना ने सहसा एक भयानक टीस महसूस की। ऐसा लगा जैसे एक मर्मांतक पीड़ा मुझे ऊपर से नीचे तक बींध गई। मैं तिलमिला उठी। वो दुःस्वप्न ही था। एक असाधारण और आतंकपूर्ण दृश्य, जैसे मेरे सिर पर कोई बहुत वजनी चीज गिरी है और मर्मांतक पीड़ा के साथ मेरे माथे के टुकड़े हो गए हैं। रक्त की कड़वी कर्मधार मेरे कानों के पास से उतरती हुई गर्दन तक आ गई है। छटपटा कर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मर्मांतक चीख कमरे में किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ा कर उड़ने लगी हो। यातना का वो क्षण केवल उतना ही नहीं था, दर्द को जैसे किसी ने फिर दोहरा दिया। पुनरावर्ती यातना साधारण नहीं थी। स्वप्न जहाँ एक प्रतीक था, वहाँ ये पुनरावृत्ति माथे पर गिरे उस पत्थर से भी कठोर सत्य थी। मीनल मेरे साथ सोई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं थी। कमरे के दूसरे छोर पर शोभन का पलंग था। अंधेरे में भी वो पहचानी जा सकती थी। उसका शरीर अनावृत था। शोभन भी सहज स्थिति में नहीं थी। संभवतः मेरी आंखें खुलने से पहले उस कमरे में शीतकार भी गूंज रहे होंगे। शोभन मीनल के शरीर में लिप्त उससे लिपटी हुई थी। मैं नहीं जानती मैं चीखी थी या नहीं, लेकिन कोई न कोई आहट अवश्य हुई होगी। शोभन तुरंत अलग हट गए। सिर फट जाने की यातना से मेरी हुई चीख मेरे कंठ से अब निकली। मेरा सिर फट गया है शोभन, देखो ये रक्त सारा तकिया खून से भीग गया है। नहीं कुंतल नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। होश में आओ कुंतल। शोभन ने जैसे तैसे अपने कपड़े संभालते हुए
मेरी बांह थाम ली। नहीं नहीं, मैंने उनके हाथ को झटक दिया। मुझे लगा जैसे उनके हाथों ने मुझे डस लिया हो। अब और संभव नहीं है, जितना है वही बहुत हो गया। शोभन ने साहस नहीं छोड़ा। कांपती हुई आवाज से मुझे जैसे मनाते हुए उन्होंने मुझे फिर दबोच लिया। मैं छटपटा उठी। तन मन में एक अजब सा लिजापन भर गया था। अंतर मन छटपटा रहा था। घाव बहुत गहरा था। क्षोभ और हताशा से मेरा तन मन कांप रहा था। सचमुच ये मेरा सिर टूट गया। जहां सिंदूर की रेखा होती है, ठीक वहीं से उसके 2 टुकड़े हो गए थे। आह शोभन, ये कैसे हुआ? वो मीनल थी ना, तुम्हारी बहन। रिश्ते का ये कैसा अपवाद। मरियम कहा था तुमने मीनल को, और आज ये नीला प्रसंग। शोभन, नहीं नहीं,